Hello everyone, welcome back again on the channel Study with पूजा मित्तल। तो आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ हिशाम चौहान से, जो कि लास्ट ईयर 2022 में एस्पिरेंट थे CUET PG पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सावित्री फुले यूनिवर्सिटी पुणे, और करंटली अभी पुणे में अपना मास्टर्स भी कर रहे हैं। तो अभी लास्ट टाइम में जब आपके एग्ज़ाम का पीक टाइम चल रहा है, तब हमने यही सोचा कि कुछ स्टूडेंट्स आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर सकते हैं, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो क्या पता इनके एक्सपीरियंस से आप अपनी कुछ चीज़ों को बूस्ट अप कर पाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इनवाइट हिम एंड आई वांट कि ये अपने आप थैंक को यू मैम। इंट्रोड्यूस करें और सबको बताएं कि कैसे क्या इनका रहा है। बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के टॉपर्स टॉक आते थे, आप इंटरव्यूज लेते थे, वो मैं देखा करता था ड्यूरिंग माई MSc प्रिपरेशन एंड सोचता था कि अगर मेरा होगा तो मैं भी एक दिन वहाँ पे आऊँगा। सो आई एम हियर। यस, और ये बच्चों के लिए भी कांग्रेचुलेशन। मोटिवेशन है दैट यस, यू कैन बी हियर मे बी नेक्स्ट ईयर, या राइट? तो maybe just after a few months. So my name is Hisham Chauhan. I'm from Punjab. I have done my graduation with the chemistry, zoology, and botany from SCD Government College Ludhiana, which is affiliated to Punjab University Chandigarh. Currently, I'm doing my master's in botany from Savitribai Phule Pune University, that is University of Pune, Oxford of the East. Uh, yeah, here in Pune, Maharashtra. ओके। तो मुझे यही पूछना चाहेंगे कि आपने कब सोचा कि चलो स्टार्ट कर देते हैं अपनी मास्टर्स की प्रिपरेशन, क्योंकि लाइक 2023 में अभी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हम यही सोच के चल रहे हैं कि ओनली 2 मंथ्स आर लेफ्ट, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं, या मैम मैं बिल्कुल ज़ीरो स्टेज पे हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? क्या मुझे पहले से पढ़ना चाहिए था? तो आपने अपने टाइम पे कब सोच लिया था कि मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? कहाँ से आपने सिलेबस देखा? कैसे पेपर का पैटर्न, सेल्फ स्टडी की, कोई कोचिंग की? तो सब कुछ थोड़ा समराइज़ करके बच्चों को बताइए। Okay. So during the first year of my graduation, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मास्टर्स किस फील्ड में करना है एंड उस टाइम कॉलेज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत कुछ कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे थे। इवन जो बच्चे फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व रहिए और अपने स्किल्स को, प्रेजेंटेशन स्किल्स को और सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे काम कीजिए। और एज फार एज द एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप जो आपका सिलेबस चल रहा है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर उसको अच्छे तरीके से कीजिए। और जब मैं सेकेंड ईयर में आया था तो वो कोविड था। इवन इनफैक्ट मैंने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द कॉलेज ही ऑफलाइन लगाया है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर्स मेरे कंप्लीटली कोविड में गुजरे और ये टाइम ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला। और जब फिफ्थ सेमेस्टर आया, दैट वाज द लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, तब जाके एहसास हुआ कि अभी ग्रेजुएशन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा इसमें, अभी करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन उसके लिए वो करनी होगी टॉप यूनिवर्सिटी से, मुझे था कि हाँ कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, लेकिन वहां पे करने के लिए देना होगा एंट्रेंस, और एंट्रेंस के लिए मैं प्रिपेयर नहीं था क्योंकि कोविड था। सब बच्चों का यही बहाना था, मेरा भी था, क्योंकि कोविड था तो पढ़ाई नहीं की थी। अब क्योंकि पढ़ाई नहीं थी की थी इसकी वजह से इतना टेंशन और स्ट्रेस आया कि अब एडमिशन होगा तो होगा कैसे, और ऐसे किसी छोटे मोटे कॉलेज में तो नहीं लेना है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लेना है। तो जैसे ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और ऑनलाइन रिसोर्सेज देखे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज को देखना शुरू किया, तो पता लगा कि MSc का एंट्रेंस बहुत फाड़ू होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है। ठीक है, अपने से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो पूरा गिर चुका था कि अपन से तो नहीं होगा, लेकिन करना था, कोई सेकंड चांस नहीं था मेरे पास। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज से मैंने देखा कि कैसा कैसा MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है। देयर इज अ चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, उनकी काफ़ी हेल्प रही, उनकी वीडियोस मैंने लगातार देखा, उनसे पता लगा कि कैसा कैसा सिलेबस रहता है। देयर इज वन अनदर चैनल बॉटनी विद बर्निंग डिजायर, उनका चैनल देखा, और स्टडी विद पूजा मित्तल मैम का, पूजा मैम का चैनल तो है ही, और इनका चैनल देखा, तो अब समझ आया कि हाँ कर सकते हैं, कुछ बन सकता है अपना भी।
ठीक है, थोड़ा उम्मीद आया, तो प्रिपरेशन करना शुरू किया। एज़ फार एज़ द कोचिंग इज़ कंसर्न्ड तब स्ट्रेस इतना था कि कुछ तो करना ही है और ना करना ऑप्शन नहीं था। तो मैंने एक कोचिंग जॉइन किया था, ग्रास रूट्स अकेडमी एक है, ऑनलाइन मुझे दिखा ऐड आई और ग्रास रूट्स अकेडमी मैंने जॉइन किया। फर्स्ट मंथ में हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया था बाय विनीत सर और लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाया विनीत सर ने बायोकेमिस्ट्री। लेकिन जैसे ही सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ, मैं पूछ रहा था उनसे कि आप लोअर बॉटनी कब स्टार्ट करेंगे, लोअर बॉटनी कब स्टार्ट करेंगे? वही तो एक्चुअली मेरा कंसर्न था, क्योंकि कोचिंग बच्चा इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि लोअर बॉटनी जो होता है उसे याद नहीं होता, ठीक, एग्जाम्पल्स याद नहीं होती उसको, ठीक है, ये राइजोपस क्या है, ये एल्ब्यूको क्या है, ये सब याद नहीं होता उसको, ठीक है। तो इसलिए बच्चा के टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके कोचिंग को ज्वाइन करता है, ठीक है। लेकिन उनके एकेडमी में ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। मैं उनसे पूछा था कि आप कब स्टार्ट करेंगे, उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया लोअर बॉटनी। और जब लोअर बॉटनी स्टार्ट किया, उनके पास एक्चुअली कोई टीचर नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूट टीचर उन्होंने ला के रखा जो सिर्फ पीपीटी को रीड करते थे और इवन उनसे बायोलॉजिकल टर्म्स का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं होता था। तो मैंने वो अकेडमी छोड़ दिया था और फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया और सेल्फ स्टडी अलॉन्ग विद दिस ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, इसी के थ्रू मैंने अपना प्रिपरेशन किया और हो गया। चलो बधाई हो, फाइनली होना चाहिए। या कोई नहीं, कुछ बैड हमारे रहते हैं एक्सपीरियंसेस, पर ये है काफ़ी बच्चे बस उसी में कंप्लेन करके उसी में उलझ जाते हैं। आपने देखा कि कहाँ-कहाँ से आपको अच्छे रिसोर्स मिल सकते हैं और कहाँ-कहाँ से आपको नहीं मिले, तो आपको उनमें से क्या पॉजिटिव लेना है और क्या नेगेटिव वहीं पे छोड़ के जाना है। तो यहाँ से मैं स्टूडेंट्स को बस यही कहना चाहूँगी कि यू कैन स्किप ऑल दीज थिंग जो आपको एक एज ए हिंड्रेंस महसूस हो रही है। जहाँ से भी पॉजिटिविटी मिलती है, जहाँ से लगता है कि समवन इज हेल्पिंग अस, तो बस वहाँ से अपना काम करिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए। ठीक है। सो हिशाम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू मैनेज योर टाइम वेरी वेल, or you face any other challenge during your preparation journey? एज फार एज द टाइम मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड, एक्चुअली जब मैं मेरा कॉलेज का फर्स्ट एंड सेकंड ईयर था, उस टाइम मैं अपनी अकेडमी चला रहा था, दैट इज टॉपर्स अकेडमी इन माय पंजाब, ऑफलाइन। और अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था बच्चों का। जैसे ही थर्ड ईयर आया तो मुझे अपने एग्जाम का स्ट्रेस हुआ, मैं पढ़ाई करने लगा, जितनी पढ़ाई करता था उतनी पढ़ाई कम लगती थी क्योंकि क्वेश्चंस बनते नहीं थे। तो फिर मेरे रास्ते में मैम जो आया मैंने सब छोड़ दिया, सबको पोस्टपोन कर दिया। मेरे रास्ते में मुझे लगा कि मेरी अकेडमी शायद मेरे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रास्ते में आ रही है, तो मैंने अपनी अकेडमी छोड़ दिया। अकेडमी छोड़ा, फिर फिफ्थ जो सेमेस्टर था उस टाइम लॉकडाउन खत्म हो चुका था, लेकिन कॉलेजेस अभी भी स्टार्ट नहीं हुए थे। तो मैं हर रोज सुबह को उठ के लाइब्रेरी जाता था और लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। अपनी अकेडमी छोड़ के लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी जाके पढ़ता था और लाइब्रेरी में वहीं पर लंच बॉक्स लेके जाता था। मुझे अभी भी याद है वो लाइब्रेरी का पूरा ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पे सारा दिन बैठ के वहीं पे पढ़ता रहता था और फिर रात को ही वापस आता था। रात को आके एक क्लास लेता था एंड अगले दिन फिर यही रूटीन को फॉलो करता था। और सिक्स सेमेस्टर में कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका था और एग्जामिनेशन आ रहे थे। कॉलेज के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह ये सब चल रहा था और उनको साइड बाय साइड पढ़ता जा रहा था। तो जैसे एग्जाम की बात अपने करें, जो ये पीक टाइम है स्टूडेंट्स के एग्जाम का ही है। जैसे मैं कोर्स में भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें से हाफ से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही रहता है मैम, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में मेरा जो सजेशन यही रहता है बच्चों को कि ऐसा तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग हैं। जो एग्ज़ाम में सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस में भी होता ही है। तो जो एंट्रेंस एग्जैक्टली। का सिमिलर है उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली कर लो कि फॉर एंट्रेंस भी हो जाए, फॉर एग्ज़ाम भी वो चीज़ आपकी डन हो जाए। रेस्ट जो चीज़ें लग रही हैं या कि एग्ज़ाम का आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उस चीज़ को ये रखो कि पूरी साल तो कुछ-कुछ पढ़ा ही होगा। काफ़ी बच्चे कहेंगे मैम एग्ज़ाम से ही 2 दिन पहले पढ़ते हैं। तो सिर्फ़ 2 दिन पहले पढ़ते हो तो सिर्फ़ 2 दिन पहले ही उस चीज़ को करो। इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेने का कि पूरा महीना या 2 महीने वेस्ट कर दिए कि ना एग्ज़ाम अच्छे से हुए, ना एंट्रेंस की अच्छे से प्रिपरेशन हुई। तो फिर आपने भी कुछ ऐसा ही किया था, क्योंकि सिर्फ़ बॉटनी तो आपका मेन सब्जेक्ट होगा ही नहीं, बैचलर्स में और भी सब्जेक्ट होंगे। तो कैसे आपने हाँ, सारे मेरे पास सब्जेक्ट्स को किया?
मेरे पास केमिस्ट्री था, ज़ूलॉजी था, थर्ड ईयर में मुझे कन्फर्म था कि बॉटनी में एमएससी करना है। और तो मैं मेरा जो केमिस्ट्री था, ज़ूलॉजी को मैं कर रहा था और बॉटनी तो मुझे आने वाला था, तो वो मुझे प्रिपरेशन में मदद कर रहा था। और एज़ फार एज़ द केमिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड, तो केमिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं और वो हर हर साल यूनिवर्सिटी में वही रिपीट हो जाते हैं, और क्वेश्चन बैंक को पढ़ के जाता था और क्वेश्चन बैंक को पढ़ के ही अच्छा स्कोर आ जाता था। हाँ, तो बेसिकली सभी यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा ही रहता है आई थिंक। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही हुँ, यूनिवर्सिटी का ये पैटर्न है। तो सबको यही सजेशन है कि एग्ज़ाम के पीछे ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दोगे। छोड़ दोगे तो अल्टीमेटली हाँ, एक कॉम्पिटिशन से आप अपने आप को ही साइड में करके चल रहे हो, क्योंकि पहले से कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सीट एग्ज़ैक्टली। लिमिटेड है। और अगर गवर्नमेंट ही चाहिए, गवर्नमेंट के फ़ायदे ये हैं कि कंपैरेटिवली फ़ीस स्ट्रक्चर कम होता है, कंपैरेटिवली आपको दूसरे बच्चों से वही है, नॉलेज ज़्यादा है, तभी आप एक अच्छी जगह पे गए हो। पर आपको अल्टीमेटली वहाँ पे एक थोड़ा-सा अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स आए, तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन वहाँ देखने को मिलेगा, हुँ, जिससे आपका मन करेगा कि मैं थोड़ा और पढ़ाई करूँ और पढ़ाई करूँ। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में या दूसरे थोड़े से लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई सब जगह होती है। द मेन थिंग इज दैट एग्ज़ैक्टली। आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो ग्रुप है वो कैसा बनता है। तो ग्रुप, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपका जो फ्रेंड सर्कल, आप अच्छी जगह जाओगे तो थोड़े से बच्चे भी आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा हाई लेवल का सोचेंगे कि यार वो करना है, ये चीज हुँ, वैसे पढ़नी है। हुँ, तो और फीस तो अल्टीमेटली कम ही लगना है, तो सब कुछ अच्छा भी मिल रहा है विद कम हाँ, प्राइस, तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है। हाँ। तो और फ्रेंड सर्कल के बारे में मैं बताऊँगा कि अपना अगर आप किसी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अपना फ्रेंड सर्कल अ, ऐसा ही रखो जो सेम एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपको ऑनलाइन मिलते हैं। मुझे ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स मिले जो अभी भी मेरे साथ हैं और हम अभी भी एक-दूसरे को गाइड करते हैं। अ, मेरी एक फ्रेंड थी एंड वो मुझसे पूछती थी कि तुमने आज क्या पढ़ा? तो मैं बताता था। फिर वो मुझसे उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछती थी। फिर मैं उससे पूछता था कि तुमने आज क्या पढ़ा? और फिर मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता था और कॉल कार्ड कर देते। हर रोज़ रात का हमारा एक छोटा-सा रूटीन था। ये हमने रेगुलर किया है एमएससी एग्जामिनेशन के लास्ट फेज में। एक दूसरे से एमसीक्यूज पूछते थे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं, हमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ बुक ये पूछेगी, लेकिन सामने वाला ऐसे एकदम से कुछ भी पूछ ले बिना ऑप्शन से, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो रीस्ट्रक्चर होता है, रीवार होता है कि हाँ ये बंदा कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको आपकी सफलता में हेल्प करे, हम्म, वरना मत बनाओ। इस स्टेज पे आके तो यही हो जाता है। बाकी काफी लोग ऐसे बोलते हैं दोस्ती में सोचना नहीं चाहिए, वो एक अपने साइड से अलग चीज होती है। वो जैसे आप कॉलेज में जाओगे, रहोगे, तब वहां हाँ, साथ रहने के बाद अपने आप ही एक अलग इंटरेक्शन होती है। बट इट्स अप टू यू एग्जैक्टली, कि आप अपनी लाइफ किस टाइप से बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा तो वो एग्जैक्टली। स्मार्टनेस आपको उस चीज में रखनी पड़ती हाँ, है। जहां नो बोलने की जरूरत है वहां नो जरूर बोलना चाहिए। हम्म। ठीक है। सो क्या आपने कुछ ऑथेंटिक बुक्स रिफर की थी? जैसे काफी बच्चे बोलते हैं फॉर सेल बायो ब्रूस एल्बर्ट पढ़ लो, फॉर जेनेटिक्स गार्डनर पढ़ लो, फॉर मैं आपको जेम्स ये हाँ, पढ़ लो। हाँ। देखो, बुक्स बुक्स के नाम तो ऐसा ऐसा बहुत बता सकता है कि लरेंजर पढ़ लो, है ना? ली रॉबर्ट एल्बर्ट ली पढ़ लो। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने अपनी एनसीईआरटी पहले अच्छे से की थी और एनसीईआरटी करने के बाद एज़ मैं अपने अकेडमी में पढ़ा ही रहा था साइंस एंड बायोलॉजी, तो मेरे बेसिक्स क्लियर थे और बेसिक्स क्लियर थे, मुझे पता था कि किस चीज़ को समझाना कैसे है, और मैं अपनी स्टडी भी ऐसे ही करता था कि कल को मुझे ऐसे इसी कॉन्सेप्ट को समझाना पड़े, तो मैं किस तरह से बताऊँगा? तो उस उसके कारण से मुझे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हुआ। और मेरे पास एनसीईआरटी करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एलन के मॉड्यूल्स जो हैं वो आप कर लीजिए। मेरे पास एलन के मॉड्यूल्स नहीं थे, तो ना ही कोचिंग थी, तो मेरे पास ये बुक्स थी अपनी प्रदीप की, और प्रदीप के टेक्स्ट बुक से ही मैंने स्टडी किया था। ये क्लास 11th एंड 12th की बुक्स हैं, इन्हीं को पूरा कवर टू कवर पढ़ दिया था। इन्हें पढ़ने के बाद एक मेरे पास बुक थी एमएससी एंट्रेंस बॉटनी की, दैट इज यूनिक पब्लिकेशन का करके आता है, अभी अमेजोन पे अवेलेबल है इन द ग्रीनिश कलर। इसे कंप्लीटली किया था और इसमें से जो टॉपिक मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ने वाले हैं, फिर उन टॉपिक्स को जाके मैंने अपने ग्रेजुएशन की बुक्स में अंदर छांट छांट के पढ़ा था। और इसके अलावा मैंने पाथफाइंडर को फॉलो किया था। पाथफाइंडर के अंदर भी मैंने पूरा पाथफाइंडर नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने क्या किया, एक देयर इज अनदर बुक,
ग्रास रूट्स की ही है बुक, ये जो अच्छी है, ग्रास रूट्स बॉटनी एंट्रेंस। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। इन ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और ये क्वेश्चंस को जब मैं लगाने लगा मुझे पता लगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है। ज्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज का पैटर्न इन दोनों यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न से मैच करता है। तो ये यूनिवर्सिटी जहां जहां से क्वेश्चंस पूछ रही थी वो टॉपिक्स मैंने जाके पाथफाइंडर से पढ़े। ठीक है, तो यहाँ से So हमें ये this भी was पता चला कि एक तो आपके बेसिक हम्म, स्ट्रांग होने चाहिए। अब बेसिक्स में हम्म, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, अब जिन बच्चों को वैसे हाँ, इन जनरल नॉलेज नहीं होती तो उनको एनसीईआरटी की लाइंस भी समझ नहीं आती। तो इसी के लिए जैसे आपकी 11th 12th में सबने देखा होगा, या तो प्रदीप्स की बुक आती थी, या दिनेश पब्लिकेशन, या फिर ट्रूमेंस बायोलॉजी, हाँ, ट्रूमेंस बायोलॉजी। all are good, हाँ, all are good। इनमें से कोई एक बुक उठा लो। पर अभी ये जो हम्म, जोन है लास्ट के 2 मंथ में, आई लास्ट डोंट। 2 जोन्स में इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, ये लास्ट 2 मंथ्स में तो अपनी कोचिंग को फॉलो करो। हाँ, जहाँ से भी मिले कि ऐसे लगे कि बिल्कुल ज़ीरो से हैं और बेसिक्स भी अच्छे नहीं हाँ, हैं, और आप चाहते हो इस हम्म, 2 महीने में आप ज़ीरो से उठा के बिल्कुल टॉप पे चले जाओ, तो ऐसा हम्म, पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी पॉसिबल नहीं है। सेल्फ स्टडी के लिए एटलीस्ट 6 से 8 महीने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के यस 10 मैम, से 15 दिन तो आपको अपना ब्रेन प्रिपेयर भी करना पड़ता है एग्जैक्टली कि मैम। ये एग्ज़ाम है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे बेसिक्स एक बार चाहे अच्छा है पर टच तो सारा करना ही पड़ेगा। वो बेसिक आने के बाद जब आप पीवाईक्यू देखते हो तब आपको समझ आता है कि ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर से है, इसका लेवल तो बेसिक वाला ही था जितना मैंने पढ़ा है। ये क्वेश्चन ऐसे बच्चे बच्चे बहुत क्वेश्चन अभी भी मैंने देखा है कि बुक्स पूछते रहते हैं कि बुक्स कौन से रिकमेंड करें। अगर आपके पास बहुत टाइम है उस टाइम पे तब जाके अगर आप तब जाके जो रेफरेंस बुक्स हैं वो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 6 महीने से कम है प्रिपरेशन करने के लिए, फिर आप एलन के मॉड्यूल्स या फिर ये प्रदीप की टेक्स्ट बुक्स को फॉलो कीजिए, रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अगर आपके पास और भी कम टाइम है फिर आप अपने कोचिंग के जो जिस भी कोचिंग में आप हो उस कोचिंग के जो स्ट्रक्चर है उसका जो नोट्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। और मुझे था कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, लेकिन एग्जाम के टाइम क्या होता है, आपको बीएससी का 3 साल का सिलेबस उस 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर आपको समेटना होता है, उसके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो प्रॉब्लम यही था कि समझ आया हुआ है लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट पे वो स्ट्राइक नहीं करता आंसर। तो इसलिए मैंने बुक्स को बार बार पढ़ा। मैं मानता हूँ कि सफलता का राज जो है ना वो आपने कितनी बुक्स पढ़ डाली उसमें नहीं छिपा, आपने एक बुक को ही कितनी बार पढ़ डाला, ठीक है, उस बुक की पढ़ पढ़ के क्या हालत हो गई उसमें छुपा है राज। तो मैंने इन्हीं बुक्स को इतनी बार पढ़ दिया था कि मुझे लिटरली याद हो गए, सारे साइकिल याद हो गए, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट 3 पीजीए डीएचएपी 1 3 बाइफॉस्फोराइड ग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट फोस्फो इलेवन बस पायरुवेट हो बस गई बस ग्लाइकोलिसिस स्वाहा। ऐसे मैं खुद को एंगेज करता था ताकि स्टडी इंटरेस्टिंग लगे। हम्म। तो रट दिया सारा। तो यही होता है, अभी बच्चे क्या करते हैं कि कोई एक बुक मिली, वहां से उन्होंने ग्लाइकोलिसिस पढ़ ली, उनको समझ आ गया, उनको चीजें हो गई। अब सेम ही चीज उनको हम्म, लगता है कि दूसरी बुक से एक बार हम्म, पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले। अब दूसरी बुक ये से आप पढ़ोगे, हाँ, जैसे फर्स्ट में आपको ये लगे मिस्टेक है। 4 4 घंटे, तो दूसरी अगर आप उठाओगे तो आपको फिर से 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता थोड़ी ना है कि किस लाइन में क्या लिखा है। पर वो पहली वाली बुक जो आपने 4 घंटे पढ़ी, उसको आप फिर से पढ़ोगे तो आपको पता है कि कहाँ पॉइंट्स कट हाँ, करना है, कहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, किस पे थोड़ा फोकस देना है। एग्जैक्टली, बस ऐसे चीजें होती है। पर ये चीजें भी अगेन उन बच्चों के लिए है जो एग्जैक्टली, पूरा 1 साल अपनी प्रिपरेशन जर्नी को देंगे। अभी जो 2 महीने बचे हैं, इस 2 महीने में जिस बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन की थी और जो अभी भी अच्छे से कर रहा है, तो वो उस चीज को अच्छे से रिवाइज करे। तो हम रिवीजन पे भी आएंगे कि इन्होंने कैसे रिवीजन किया। पर सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि आपने अपने नोट्स कैसे बनाए और कैसे नोट्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस रखी जब आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे थे। नोट्स एक तो मास्टर्स ऑफ बॉटनी चैनल की जो वीडियोस हैं उन वीडियोस के नीचे वो लिंक देते हैं अपने पीपीटीज का। उन पीपीटीज को डाउनलोड करके मैंने प्रिंट आउट करवाया था। वो सभी पीपीटीज के प्रिंट आउट्स जो हैं वो मेरे पास अभी भी पड़े हैं, उनको मैंने बार बार पढ़ा। और
इन तीनों चैनल से, पूजा मैम के चैनल की जितनी वीडियोस थी वो मैंने सारी लगा दी थी। और सारी लगाने के बाद मैं वो दोबारा वही उन वीडियोस को दोबारा लगा रहा था। ठीक है, बॉटनी विद बर्नी डिजायर एंड मास्टर्स ऑफ बॉटनी को जो उन्हीं को दोबारा लगा रहा था और उन्हीं में से नोट्स बना रहा, क्योंकि ये जो चैनल्स हैं ये इतने सालों से इसी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। इनको सभी यूनिवर्सिटीज का पता है कि सब यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या चल रहा है, और उनको स्ट्रक्चर, उस पूरे स्ट्रक्चर को एक ये फ्रेमवर्क बना देते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि इस चीज को आप अपना ग्रंथ मान लो, इस चीज को अपना बुक, रिलीजियस बुक मान लो, उसको बार बार पढ़ो, उसी से नोट्स बनाओ। और नोट्स मैंने मेरे प्रदीप टेक्स्ट बुक्स के नोट्स जो मैंने खुद बनाए थे उनको मैं रिवाइज करता था, और जो मेरे पाथ फाइंडर के नोट्स है उन्हीं को टाइम दिया है। रेपिटेशन वाज माय की टू सक्सेस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो यूनिट हो गई उसके साथ साथ ही की, या फिर शुरू में यूनिट्स निपटा के लास्ट में क्वेश्चन रखे हाँ, थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तो मैंने एक और बुक है दैट इज एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट, जो है नीट के लिए आता है। तो हर चैप्टर करने के बाद मैं एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट से क्वेश्चंस लगाता था। एक जीआरबी की बुक आती है, आप वो भी लगा सकते हैं। हर चैप्टर के बाद मैं क्वेश्चंस लगाता था, और हर यूनिट के बाद यूनिट वाइज भी क्वेश्चंस लगाता था। और क्वेश्चन एमसीक्यूज की मैंने एक रूटीन बना रखी थी कि चैप्टर के बाद तो एमसीक्यूज लगानी है, और हर रोज रात को अबाउट 100 एमसीक्यूज लगा के ही सोना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई पार्टी फंक्शन हो, कुछ भी हो, मुझे ये एमसीक्यूज लगा के ही सोना है। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस मैंने की है तो इस जैसे तरह। अभी इन बच्चों पे 2 महीने हैं, तो इनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि ये कैसे अपना रिवीजन रखें, या फिर टेस्ट करें, या कैसे करें जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? जो कोचिंग कर रहे हैं उनको तो सब कुछ एक वेल प्लान्ड मैनर में सब चीजें कराई जा रही हैं कि आज सुबह क्लास हुई, रात को हुई, नोट्स मिल गए, फिर क्लास हुई, फिर नोट्स मिल गए, फिर 2 दिन के बाद टेस्ट हुआ, फिर नई यूनिट। तो कोचिंग वालों के पास तो टारगेट रहता है, बट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेन कंसर्न थोड़ा उनका आ जाता है कि हाउ दे मैनेज। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही मंथ है और आपका अगर कॉलेज भी चल रहा है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, सिंस कॉलेज में 70% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, कॉलेज से छुट्टी मारो, और जिससे आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि आपको क्या चाहिए, है ना? क्या सिर्फ आपको कॉलेज के मार्क्स चाहिए या फिर आपको एंट्रेंस क्रैक करना है? तो आपको उस हिसाब से ही जाना होगा। तो अगर तो एंट्रेंस क्रैक करना है, कॉलेज में मार्क्स तो अब आने वाले, पढ़ ही लिया होगा इतने टाइम में, है ना? तो कॉलेज से टाइम बचाओ, कॉलेज से जल्दी घर आओ, या कॉलेज जाओ ही मजा दिन तो, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन कॉलेज जाओ, या जाओ ही मत। और उसके बाद आप क्या करो कि वो जो टाइम है उसे अपने रिवीजन के अंदर दो। और आपका क्वेश्चन क्या था मैम? क्वेश्चन ये था कि 2 महीने में ये स्टूडेंट्स कैसे हम्म, अपना रिवीजन भी करें, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो। हाँ, कोचिंग वालों के पास तो ऑप्शन है तो कि उन पे एक पूरा ट्रैक है कैसे हाँ, क्या करना है। सेल्फ स्टडी वालों को क्या हम्म, करना चाहिए? सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, और ये डिपेंड करता है कि आपका अभी लेवल कितना है, कि आपको अभी कितना आता है। अगर अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा तो नहीं हुआ क्रैक, है ना, तो शायद आपको जो मॉड्यूल्स हैं, जो आपका 11th एंड 12th इन डिटेल, सिर्फ एनसीईआरटी इज नॉट एनफ। एनसीईआरटी इज जस्ट अ बेसिक सिलेबस बुकलेट, ठीक है, दैट इज नॉट एनफ, ठीक है, नॉट एट ऑल। और अगर आपके पास 2 ही मंथ है तो मॉड्यूल्स को रट दो पूरा, ठीक है, बार बार रिविजन्स करो, और कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और उसके साथ ये जो पीडीएफ्स हैं मास्टर्स ऑफ बॉटनी के और मैम की वीडियोस हैं, इन पे ज्यादा फोकस करो। अभी ये जो लरेंजर वगैरह आप पढ़ने चले जाते हो, ठीक है, ये मत पढ़ने जाओ अभी, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। इन चैनल्स की जो वीडियोस हैं इनको रेपिटेटिवली देखो बार बार, तो हो जाएगा। ओके ग्रेट। सो जैसे प्रिपरेशन जर्नी में कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं। एक तो पीयर प्रेशर काफी बार फील होता है, हम्म, रिलेशनशिप में अगर कोई है तो वैसे कि हम्म, इसको टाइम दे, स्टडीज को दे, कॉलेज को दे, या घर को हम्म, दे, या कुछ ऐसे हम्म, कि मतलब बच्चे ऐसे होते हैं खुद अर्निंग करते हैं, तो फिर कैसे क्या मैनेज करना पड़ेगा? जैसे आप भी अपनी कोचिंग चलाते थे, फैमिली हम्म, आपकी भी होगी, सोशल मीडिया आप भी यूज करते होगे, तो हम्म। हाउ यू फे मैनेज ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस? क्या किया था आपने? देखो, जहां तक सोशल मीडिया की बात है, एज फार एज द फेसबुक इज कंसर्न्ड, तो मैंने सोच लिया था कि यार, जब फेस ही नहीं है, जब कोई पहचान नहीं है, तो पहचान ही नहीं है, ठीक है, तो फेसबुक चलाने का क्या फायदा? ठीक है, पहले अपना फेस बनाएंगे, यानी पहचान बनाएंगे, इतनी पहचान बनाएंगे कि कोई हमारे ऊपर बुक ही लिख दे,
ठीक है, फिर फेसबुक चलाएंगे, ठीक है। और फेसबुक मैंने डिलीट मार दिया था, और फेसबुक उसके बाद डिलीट किया मैंने, और फिर मैंने फेसबुक तब ओपन किया था जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच के अपने मेन बिल्डिंग के सामने खड़े होके पिक्चर ली थी, फिर उसकी पोस्ट डाली थी मैंने, ठीक है, कि हाँ पहुंच गया, अब हो चुका हूं मैं, ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है। एज फार एज इंस्टाग्राम इज कंसर्न, हम बार बार रील स्क्रॉल करते हैं, बार बार उसको खोल के देखते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूंगा कि आप इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दो, आप आज कर दोगे मोटिवेट होके कि हाँ हिशाम सर ने बोल दिया, भैया ने बोल दिया, तो कर देता हूँ, है ना। लेकिन आप 4 दिन बाद दोबारा इंस्टॉल उसको कर ही लोगे। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो एंगेज रहना ही होता है कि कौन क्या कर रहा है ना, बहुत ज्यादा भी आइसोलेट नहीं हो सकते हम। तो मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट करके उसको थोड़ा बहुत जो इंस्टाग्राम वेब में खुलता है ना, मैं वेब में खोल लेता था। तो वेब में रील्स भी अच्छे से नहीं चलती, ठीक है, बस पता लग जाता कि किसी ने अगर कुछ डाला है, ठीक है। मैं अपना कुछ नहीं डालता था उस टाइम, मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत जो करता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं डालता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उस टाइम में मैंने इस चीज को प्रायोरिटाइज किया कि अभी, ठीक है, अपने पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए फिलहाल के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रेपरेशन पर ध्यान दें। और इंस्टाग्राम को मैं वेब में ही चलाता था। तो वेब में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं चला सकते, ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा है, होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इफेक्टिव इफेक्टिव रहेगा। एज फार एज द रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड, जैसे जैसे हम हमारे अंदर प्यूबर्टी आते हैं, हम बच्चे होते हैं, तो हमें ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। सो अट्रैक्ट होना इज नेचुरल, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो होता ही नहीं हूँ या मैं होती नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर बच्चा होता है, हर इंसान होता है, ठीक है। लेकिन उस चीज को आप बोलो कि नहीं मुझे तो प्यार हो गया, ठीक है, एंड यू आर फॉलोइंग इन लव, ठीक है, और दैट इज नॉट गुड थिंग एज एन एस्पिरेंट। मैं ये कहूंगा कि इसको एज एन अट्रैक्शन ही कंसिडर अगर आप करोगे, तो आप खुद के माइंड पर बहुत अच्छा कंट्रोल पालोगे। इसको एज ए अट्रैक्शन समझो कि हाँ मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और तो अगर आप इस चीज को अट्रैक्ट बोलोगे ना, तो आप ज्यादा ऐसा अटैचमेंट नहीं फील करोगे। और एज फार एज द रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड, तो प्रायोरिटाइज करना सीखो कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, वही वही वाली बात, कि अभी इस वक्त क्या चाहिए। लव एंड ऑल इज ओके, बट वो चाहिए जब मुझे शादी करनी होगी, है ना। और जॉब चाहिए, ठीक है, क्या क्या मुझे अभी शादी करनी है, क्या मुझे अभी जॉब करनी है, या फिर क्या अभी मुझे एंट्रेंस क्रैक करना है। आप खुद से पूछना क्या करना है, एंटर अभी तो एंट्रेंस क्रैक करना है ना। तो अगर अभी एंट्रेंस क्रैक करना है, तो उसके लिए जो चाहिए अभी वो करेंगे, उसके लिए तो प्रेपरेशन ही चाहिए, अभी वो करेंगे, ठीक है। तो शादी करने के लिए लव एंड ऑल जब टाइम आएगा उसका तब करेंगे, जॉब के लिए जो चाहिए होगा जब टाइम आएगा उसका तब करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, अभी के लिए तो मुझे अपना एडमिशन ही चाहिए, तो भी प्रेपरेशन करना ज्यादा जरूरी है। यस। सो जैसे कि प्रिपरेशन जर्नी आपके लिए कैसी रही थी? डिफिकल्ट रही थी या हम्म, इजी थी? मतलब इस टाइम ओवर थिंकिंग होती है बच्चों को, तो फिर हाँ, ये सब अल्टीमेटली कैसे मैनेज किया छोटी छोटी चीजों को? प्रेपरेशन जर्नी मेरे लिए डिफिकल्ट थी। मेरे लिए इतनी डिफिकल्ट थी कि मुझे लगता था कि मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, और इसी चीज को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा, इस चक्कर में मैं पढ़ता ही रहता था, ठीक है। और मुझे लगता है कि उस चक्कर में मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे अगर स्ट्रेस आ रहा है, मुझे तो ये बुरी बात है, तो किसी से पूछने चला जाऊं मैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अगर स्ट्रेस हो रहा है उसको पॉजिटिव वे में लो। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब आप सीरियस हो अपने करियर को लेके। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो उस स्ट्रेस को यूटिलाइज करो, उसको चैनलाइज करो, ठीक है। उसको ऐसा अपने सर पे बोझ मत बना के बैठो कि मुझे मुझसे नहीं कुछ होगा। स्ट्रेस को लो, स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज होती है स्टडी करने के लिए। और मेरे लिए ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि कोविड के टाइम में पढ़ाई नहीं की थी, है ना। तो जो किया वो लास्ट 1 ईयर या फिर मैक्सिमम मेनली तो लास्ट 6 मंथ्स में ही किया, ठीक है। और लेकिन मैं लगा रहा, बस मैं हटा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से हो गए एग्जाम्स। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जैसे काफी बच्चे कहते हैं कि मैम दिस दिस यूनिट तो मेरी हो गई है, बट ये यूनिट मेरे से नहीं हो रही और मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उस चीज को लेके वो टेंस्ड होते हैं। तो मेरा पॉइंट ये रहता है कि आपको एटलीस्ट पता तो है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जो स्ट्रॉन्ग है बस उसको हम्म, रिवाइज कर दिया, जो वीक है एटलीस्ट उस एग्जैक्टली, पे फिर आपको पीछे पड़ना एग्जैक्टली, पड़ेगा कि ये मेरा वीक है,
तो मैं इसको करूँ क्योंकि मुझे नहीं आता मतलब मुझे हम्म। करना पड़ेगा। तो यही होता है। एग्जैक्टली। तो आपसे मैं अब ये पूछना चाहूंगी कि जैसे लास्ट में हमारे पास ये होता है कि अगर सिलेबस में 20 यूनिट है तो 10 हमने कर हम्म। ली, बाकी 10 भी करनी है, तो कैसे नई यूनिट करें, पीछे की रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इन तीनों चीजों का बैलेंस साथ में कॉलेज के साथ कैसे रखें, रिवीजन, न्यू यूनिट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अ, ये हर बच्चे का पर्सनल होता है कि उसकी लर्निंग का स्पीड कितना है, वो एक दिन में कितना पढ़ पाता है। मैं तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक पढ़ते रहता था, तो मतलब 12 घंटे के करीब सिटिंग देता था। तो अगर अभी दो मंथ्स ही बचे हैं आपके प्रिपरेशन में, तो आपको सिटिंग बढ़ाना होगा, बाकी चीजों को छोड़ना होगा। और यूनिट्स जैसे आपके, जैसे टोटल 20 यूनिट्स हैं अगर, ठीक है, और आपके अभी 10 हो रखे हैं, राइट? तो उन 10 यूनिट्स को आप हर रोज रिवाइज, मतलब 10 को नहीं तो एक को तो रिवाइज करो। सुपरफिशियल जो रीडिंग होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुपरफिशियल रीडिंग लेते रहो तो आपके वो पेरिफेरल विजन में, तो आपके वो मेमोरी में आता रहेगा, बार बार आप भूलोगे नहीं। और न्यू जो यूनिट्स हैं उन पे फोकस करो, है ना? और दैट्स ऑल। ओके। सो लास्ट में जैसे आपने स्टडी विद पूजा मित्तल चैनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, सो हाउ यू कम टू नो अबाउट दिस चैनल, फ्रॉम यूट्यूब और एनीबडी या अदर यूट्यूब से ही मैं सर्च कर रहा था, और काफी पहले मुझे पता लग गया था। और यूट्यूब से सर्च करते हुए मुझे पता लगा कि आपका चैनल है, और बर्निंग डिजायर चैनल है, और मास्टर्स ऑफ बॉटनी चैनल है। इन तीनों चैनल के साथ मैं बहुत स्टेप पहले से ही कनेक्टेड था। और पूजा मित्तल चैनल के आप, या फिर आपको मैम, आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं अपनी प्रेपरेशन के ड्यूरिंग। और मैं ये बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि इनकी खास बात यही है कि बच्चों से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं ये। अभी भी कभी भी इनको मैसेज कर दो तो ये, है ना, बहुत जल्दी ऐसा रिप्लाई करते हैं, अभी भी आते हैं। इवन आप इनके स्टूडेंट भी नहीं, अब इवन आप इनको पे भी नहीं कर रहे हो, तब भी आप इनके स्टूडेंट हो, ये आपको ऐसा फील करवाते हैं। आप मतलब ज्यादातर कोचिंग्स में क्या रहता है, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते ना, तब तक वो कुछ गाइड आपको करेंगे ही नहीं। तो आपके चैनल पर ऐसा नहीं था मैम, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और इसी चीज को मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, और सभी बच्चों को मैं अभी भी शेयर करता जो भी एमएससी बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ये अपना एक्सपीरियंस जो भी इनका कोचिंग था XYZ वहां का बताते थे कि मैम ज्वाइन भी कर लिया, बस अलाउ हाँ है जी। कि क्लास के टाइम ही टीचर आपको मिलेगा, ना कोई पर्सनल आईडी एग्जैक्टली। है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई एग्जैक्टली। कांटेक्ट है जहां हम हाँ जी। कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम्म। फिर जैसे मेरा जैसे उस टाइम अगर कोर्स 7-8 हजार का चल रहा है, तो ही इज लाइक कि 2000 में मुझे अपने कोर्स में ऐड कर लो। मैंने वहां पैसे तो दे दिए बट मेरा वेस्ट हो गया। हाँ एग्जैक्टली। सो वी आर लाइक कि वहां तुम फ्री में 10 हजार दे आए, यहाँ हम इतनी मेहनत हाँ। करेंगे और तुम्हें तुम्हें पैसे भी नहीं देने, तो इस वजह से। हाँ पर ये है ऐसा नहीं कि कभी मैंने इसका रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने कहा जो चीज एग्जैक्टली। एक है, एक रूल की भी ये चीज 5 हजार में मिलेगी क्योंकि खुद भी कोचिंग चलाते हो, तो फिर हाँ। कैसे वो चीज हम आपको 500 रुपये में दे सकते हैं। पर ये है आपको हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने आपका लिया था, वो उससे बहुत हेल्प हुआ था। हाँ। टेस्ट सीरीज रिकमेंड करता हूँ मैं बच्चों को आपका। हाँ जी, फिर इन्होंने ये हुआ कि मैम चलो एटलीस्ट आपका टेस्ट सीरीज तो ले लूं मैं, ताकि कांटेक्ट में हाँ। रह सकूं, कुछ तो पता चले कि क्या चीजें चल रही हैं। तो एक बस तरीका हो गया था कि चलो चीजें जुड़ जाते हैं इनके साथ। तो ऐसे करके लास्ट की कुछ चीजें थी। सो ये हम्म। अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। एग्जाम डे पे क्या हुआ था आपके साथ जो आप सबके साथ शेयर करना एग्जाम डे चाहेंगे? मेरा 26 जुलाई को एसपीपीयू का एग्जाम था मेरा। और 24th को मेरा कॉलेज का लास्ट एंड एग्जाम था। और सॉरी, 24th को मेरा एसपीपी का एग्जाम था, 22nd को मेरा लास्ट एग्जाम था कॉलेज का। और 21st को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे चोट लगी थी। आई वॉज गोइंग ऑन अ स्कूटी और बारिश हो रही थी और मेरे चोट लगी, और मैं गिर गया। और मेरे मतलब ऐसा घुटने पूरे ऐसा छिल चुके थे, मतलब ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी बट सुपरफिशियली ऐसे घुटने छिल चुके थे। आई कुड बेयरली वॉक। जैसे तैसे करके मैं स्कूटी उठाया, घर भागा, और घर जाके खुद को फर्स्ट एड दिया। फिर हॉस्पिटल गया, वहां पे जाके थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया, वापस घर आया। अगले एग्जाम की प्रिपरेशन किया मैंने, जो मेरा कॉलेज में अगले दिन था। तो लुधियाना गया एग्जाम देने, दैट इज अबाउट 1 hour डिस्टेंस। और 22nd को मैं लुधियाना गया एग्जाम देने, जैसे जैसे लड़खड़ाता हुआ। और 23rd को मैंने टिकट बुक किया दिल्ली का। दिल्ली में जाके मेरा एग्जाम था, मैं उससे पहले कभी दिल्ली नहीं गया था, ठीक है। तो दिल्ली में मेरा सेंटर आया था एसपीक्यू का। तो 23rd को मैंने टिकट बुक कराया और शाम को ट्रेन में बैठ गया। रात को
12 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया था, 12-1 बजे। और जाते जाते मैं अपनी सिस्टर को बोल रहा था कि मेरे जितने भी नोट्स हैं उसके पीडीएफ्स बना के मुझे शेयर करते रहो। और रात रात को मुझे भी याद है, पूरी रात मेरी सिस्टर ने बैठ के अपने मेरी नोट्स के पीडीएफ्स बना बना के मुझे शेयर किए। और मैं उन पीडीएफ्स को सुपरफिशियली रिवाइज कर रहा था कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि वही बात मेरी, क्योंकि आपको बीएससी का 3 साल का सिलेबस जो है उसको 2 आवर्स में शो करना कि हाँ हमें आता है, तो वो तब शो हो पाएगा जब आपके माइंड में हर चीज एक टाइम पे चल रही है, क्योंकि वहां पे किसी भी ऑर्डर में क्वेश्चन आ सकता है ना। तो मेरी सिस्टर ने पूरी रात बैठ के पीडीएफ्स बनाए और शेयर किए। मैं उन पीडीएफ्स को पढ़ता रहा रात को। अबाउट 3-4 बजे तक मैं स्टेशन पर बैठ के उन पीडीएफ्स को रिवाइज करता रहा फोन में से ही। और रात को 4 या 5 बजे मैं अपने सेंटर पर पहुंच गया। रात को 4 बजे या 5 बजे सेंटर पर पहुंचा। सेंटर अंधेरा था पूरा वहां पे। ठीक है, और फिर मैं ऐसे ही किसी शॉप के बाहर बैठ गया, वहां पे पढ़ता रहा। बच्चे आने लगे, ठीक है, बच्चों से इंटरेक्ट किया। ठीक है, और फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम दे के निकला। ठीक है, तो बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब मुझे ऐसा था कि यार मतलब ऐसा था कि मेरे चोट भी लगी थी तो पेन भी हो रहा था मुझे, है ना। और लेकिन उस फेज में मुझे पेन अपना याद ही नहीं रहा। तो मुझे ऐसा था कि किसी दिन अगर ये एग्जाम निकल जाएगा ना, तो इसको मैं एज अ सक्सेस स्टोरी बताऊंगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने इसको कॉन्कर किया। इससे मैं हार नहीं माना। ऐसा नहीं था कि क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को ढेर बना लेते हैं, एक्सक्यूज बना लेते हैं, अपनी नाकामयाबी का एक्सक्यूज बना लेते हैं। ठीक है, अपने सेंटर में से मैं अकेला ही था जिसका एग्जाम क्रैक हुआ है ये। और मैं ये कहूंगा कि भगवान अगर आपको कोई चुनौती भी देता है ना, तो इसका मतलब वो ये परख, वो आपको आपकी सफलता की स्टोरी जो है वो बड़ी लिखना चाहता है। ठीक है, अगर भगवान आपको चुनौतियां दे रहा है, मुश्किलें दे रहा है आपके रास्ते में, तो आपकी सफलता की स्टोरी बहुत बड़ी लिखना चाहता है वो। ठीक है, तो उन चुनौतियों को स्वीकार करो। ठीक है, हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस था चलो, एग्जाम डे इसीलिए का। आप जब इसीलिए काफी एक्साइटेड था। मैंने कहा था क्या स्टोरी है, मुझे तो बता दो। बोले नहीं मैम। तो ये इनकी स्टोरी थी। चलो, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी मिल जाएंगे जो कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि क्या ही था ऐसा। तो यहाँ पे मैं बस ये कहना चाहूंगी कि वो हमें आप पता होता है कि किस हाँ फेज से हम निकल के आए। हाँ, आप खुद जिस फेज से निकलते हो, आप उस चीज को कितना बड़ा मानते हो, कितना छोटा। देखो, चीजें हाँ। ऐसे नहीं है कि कोई बहुत बड़ी है, चीजें ऐसी भी नहीं है कि हम्म। हर कोई छोटी है। सबकी एग्जैक्टली। अपनी वैल्यू है। और अगर आपको लाइफ में खुश होना है तो वही छोटी छोटी चीजों को हम्म। अप्रिशिएट करके, छोटी छोटी चीजों में एग्जैक्टली। खुशियां ढूंढ के, उनमें कैसे क्या करना एग्जैक्टली। है करोगे तो डेफिनेटली आपको हमेशा सक्सेस हम्म। भी मिलेगी। सक्सेस ना मिलो तो लेसन मिलेगा। और सब चीजें अच्छा चल हम्म। रहा है तो एक खुशी भी हाँ, मिलेगी। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हाँ, तो जैसे अगर आपने अभी एसपीपीयू चूज किया हुआ है और आप कह हाँ रहे हो जी। मैम काफी अच्छा बॉटनी का मेरा चल रहा है, तो पहली हम्म। बात तो मुझे सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी में कैसा क्या माहौल है वो बताइए। और आपने उसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया? क्योंकि आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, इसके अलावा सीयूईटी पीजी के थ्रू आई थिंक बीएचयू ये सब आपको मिल रहे थे, तो फिर आपने क्यों एसपीपीयू को लिया? अ, एक तो कारण था कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा अपना ग्रेजुएशन हो चुका है, तो वहां का ऑलमोस्ट एक्सपोजर मुझे है, तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी मुझे नहीं जाना था। हाउएवर उसको मैंने वो एग्जाम दिया था बैकअप के लिए। मुझे एक्सप्लोर करना था इंडिया, मुझे नई चीजों को जानना सीखना पसंद है और उन चीजों को सीख के सिखाना पसंद है। तो मुझे साउथ इंडिया की तरफ ज्यादा एफिनिटी थी, उसकी तरफ मुझे ज्यादा इंक्लिनेशन था, जानना जाऊं, सीखूं, नए कल्चर को सीखूं। और इसलिए मैं अपने फ्रेंड से पूछा था कि साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटीज बताओ। मेरे साउथ इंडिया में कुछ फ्रेंड्स थे, वो पूछ रहे थे कि मुझे नॉर्थ इंडिया की यूनिवर्सिटीज बताओ। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम तमिलनाडु, उसको मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बारे में पढ़ा बताया। वो भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में अपनी एमएससी कर रहा है। ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया से था और मैं यहाँ पे एक्चुअली इज कंसिडर्ड एज वेस्ट, लेकिन मैं इसको साउथ ही मानता हूँ क्योंकि 2000 किलोमीटर साउथ ही तो आ गया, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत एसपीपीयू मैंने क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज जब यहाँ पे मैं आया तब तक सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया था। मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी इतना अच्छा होगा, मुझे पता था कि अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया उसके बाद सीयूईटी का रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं जाना था किसी और यूनिवर्सिटीज में। ये इतना मुझे अच्छा लगा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो है डिपार्टमेंट इटसेल्फ, जो सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के नाम से जानी जाती थी, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, इंडिया का। और ये इसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी,
इसका 5 एकड़ का बोटैनिकल गार्डन है और मेडिसिनल प्लांट्स का गार्डन अलग से है और लैब्स बहुत अच्छी हैं। यहाँ की टोटल डिपार्टमेंट की टोटल लैब्स मिला के 15 से 20 लैब्स हैं। एल्गे की अलग लैब है, फंजाई के अलग लैब है, ब्रायोट्रेडो के अलग लैब है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की अलग लैब है। तो ऐसे लैब्स बहुत अलग अलग हैं और लैब्स में इक्विपमेंट्स जो हैं वो बहुत ही टॉप नॉच पड़े हैं। एडवांस्ड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप्स पड़े हैं और बहुत सारे फोटोमीटर्स जो हैं वो भी नए जो आ रहे हैं अभी लेटेस्ट डिजिटल्स वाले सभी इक्विपमेंट्स हैं। और अलोंग विद दैट यहाँ पे जो है टीचिंग स्टाफ। टीचर्स टीचिंग स्टाफ जो है यहाँ का वो सारा ऐसा मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जर्मनी एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी है। तो बहुत उनकी मतलब उन्होंने क्या उनका रिसर्च में बहुत बड़े बड़े उन्होंने पेटेंट उनके खुद के पेटेंट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं। इंग्लिश में पढ़ाते तो इसके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी डिपार्टमेंट में जो मुझे लगी यहाँ पे आने के बाद फील हुई कि बहुत अच्छी हैं। और डिपार्टमेंट का एक होमली इन्वायरमेंट है। मैं अब तक सितंबर 2022 में यहाँ पे आया था और जब से आया हूँ मैं यहीं पे हूँ, मैं एक बार भी घर नहीं गया। दैट इज बिकॉज द इन्वायरमेंट विच माई डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड मी। तो एक होमली इन्वायरमेंट है, फैमिली लाइक इन्वायरमेंट है और बहुत ही लर्निंग का स्कोप है। और ये खुद ही जो कन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है, उसे प्रमोट नहीं करते कि रट्टा मारो एग्जाम, तो उसको प्रमोट नहीं करते। ये खुद बोलते हैं कि रिसर्च पेपर्स को पढ़ो और रिसर्च पेपर्स के ओरिएंटेड ही अपना एग्जाम लिखो, हम उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और ऐसे हम उनसे जब पूछते हैं कि आप रिसर्च किस चीज में कर रहे हो, जैसे मैं एक सीनियर से मिला, वो बता रहे थे अभी मुझे कि वो रिसर्च कर रहे हैं कि एक प्लांट है जो एंड्स को अट्रैक्ट करता है ताकि कुछ कुछ मेटाबोलाइट्स क्रिएट करता है जिसके साथ एंड्स अट्रैक्ट होती हैं। और वो एंड्स को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ताकि अगर कोई और हर्बीवोर उन प्लांट्स को आके खाए तो एंड्स उसके ऊपर अटैक करेंगी। तो प्लांट एंड की हेल्प कर रहा है खाने में, एंड प्लांट की हेल्प कर रही है उसको हर्बीवोर से बचाने में। तो ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं नई नई जानने के लिए और सीखने के लिए। तो ये तो डिपार्टमेंट के बारे में था। यूनिवर्सिटी इटसेल्फ का जो कैंपस है वो मोर देन 400 एकर्स में फैला हुआ है। और नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंसेज यहाँ पे है, जो इंडिया का जो आयु का है एस्ट्रोनॉमी में स्पेस रिसर्च जो का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। और बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे। मोर देन 52 कंट्रीज से स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर का कल्चर बहुत अच्छा है। और वाइल्ड लाइफ का मुझे शौक था और इसलिए तो वाइल्ड लाइफ एज फार एज वाइल्ड लाइफ इज कंसर्न, क्योंकि बॉटनी हमारा फील्ड है तो प्लांट्स तो आल होने चाहिए। तो कैंपस जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है। तो कैंपस पूरा भरा पड़ा है, ऑक्सीजन ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है इसे, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और कैंपस पूरा प्लांट से भरा है, बहुत वैरायटी है। फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है, अंदर आप घुसते हो आपको लगता है कि मैं फॉरेस्ट के अंदर आ चुका हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर एक हिल है, एडवेंचर का मुझे चलो शौक है चलो मैम। ठीक है। बच्चे सोचेंगे ये तो पूरी स्टोरी तो यहाँ हाँ, पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि फी स्ट्रक्चर क्या है एसपीपीयू का, क्योंकि फी स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है। इस साल से सीयूईटी पीजी के अंदर ही आ गया है एसपीपीयू, और जिस बच्चे को लेना है उसको सेपरेट एग्जाम जो है बॉटनी नाम से वो ही देना है, जुलॉजी नाम से अलग अलग जो एग्जाम है वही देने हैं। तो फी स्ट्रक्चर एक बार बताना, कितना फीस फी हॉस्टल का? स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल है। मेस का 50 रुपीज पर मील होता है। हॉस्टल का यहाँ पे 5 to 6 thousand पर ईयर है, पूरा साल का। ठीक है, और जो आपका एनुअल है आपका स्टडीज का, वो अबाउट 10,000 के करीब है साल का। ठीक है, 10 to 15, तो बहुत नॉमिनल है। ठीक है, जैसे काफी बच्चों को ये चीज भी ज्यादा लगती है, जैसे बीएचयू में और भी कम है, सेमेस्टर फीस 2000 है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी हमने एक इंटरव्यू लिया था, वहां पे हॉस्टल फीस सिर्फ मंथली 90 रुपए है। हाँ, वहां भी बहुत कम है। बहुत कम है। तो ये है, यही फायदा है गवर्नमेंट का। तो जो बच्चे ऐसे लग रहा है कि हम यस बिल्कुल यस। जीरो पे हैं और हमें इन्हीं जगह पे जाना है और एक बार हमें बस कोई रास्ता दिखा दे हम कर लेंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि अभी जो आप थोड़ा सा सोचते हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, अगर आपको है कि एक तो टॉप यूनिवर्सिटी में साथ में इतना कम फीस, क्योंकि यहीं अगर आप यस प्राइवेट यस सेक्टर में यस यस। जाते हो तो आपको फिर
कंपैरेटिवली इससे दुगना तिगना पैसा ही देना पड़ता है। तो मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगी, जैसे हॉस्टल की फैसिलिटी हर बच्चे के लिए नहीं होती, तो क्या यहाँ हम्म, एसपीपीयू में सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है जिनका एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ, या फिर कुछ कुछ को ही मिलता है? जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अगर आप फैमिलियर हो, वहाँ सीट तो 29 है, हॉस्टल सिर्फ हम्म। टॉप 5 बच्चों को मिलता है, बाकी किसी को हॉस्टल नहीं मिलता। तो नहीं ऐसी मैम, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 52 सीट्स हैं और मोर देन 50% बच्चों को हॉस्टल मिलता है। और ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, बच्चे की एडमिशन हो जाती है, उसे हॉस्टल एकदम से नहीं मिलता, फर्स्ट मंथ में नहीं मिलता। ठीक है, तो एक महीना एडजस्ट अगर आप कर सकते हो कहीं बाहर रह के, या फिर बाहर गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी हैं वो मिल जाते हैं, या फिर बच्चे शेयर करके रहते हैं रूम्स। ठीक है, वो भी अच्छा है, हमारे क्लासमेट्स रह रहे हैं। ठीक है, पहला एक मंथ रहना पड़ता है, तो अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको मिल ही जाएगा नेक्स्ट मंथ। या फिर अगर वो ना मिले तो शेयरिंग रूम में रहते हैं बच्चे। मोर देन फिफ्टी पूरा टू परसेंट यही मोर देन फिफ्टी डेडिकेशन। परसेंट बच्चों को मिल ही जाता है हाँ, हॉस्टल। यहाँ से ये डेडिकेशन होना चाहिए, एक तो कि एग्जाम क्लियर हो। एग्जाम क्लियर के साथ हर बच्चे को हॉस्टल नहीं मिलता, टॉप वालों को ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो अपना थोड़ा डेडिकेशन कि मुझे अपना एग्जाम क्लियर करना है ताकि मुझे एक अच्छी रैंक मिले, अच्छी रैंक के साथ मुझे हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल जाए। ठीक है, लास्ट में एसपीपीयू का एग्जाम के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आपका टारगेट बन रहा है कि एसपीपीयू का एग्जाम करना है, तो यहाँ पे रिसर्च को जैसे मैंने बताया ज्यादा प्रेफर की जाता है। तो इनके एंट्रेंस एग्जाम में भी जो ट्रेडिशनल कोर बोटनी के टॉपिक्स बहुत कम है। इसको छोड़ के जो बाकी टॉपिक्स बचे, बायोकेमिस्ट्री, बट सेल बायोलॉजी, मॉल इस बायोलॉजी, साल इन पे से बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। इस साल से एग्जाम सीयूईटी के अंडर ही आ गया है, तो अलग से है ही। एसपीपीयू का भी आया है। यस, उसमें भी आ गया है। एसपीपीयू भी ओके, अंडर आई चेक इट। सीयूईटी हो चुका है। जब आप लास्ट टाइम 2022 में तो ओनली 47 यूनिवर्सिटी थी अंडर सीयूईटी, हाँ फ्रॉम हाँ, दिस ईयर 147 हो गए हैं, तो ओके। 100 यूनिवर्सिटी तो और बढ़ सीयूईटी गई। के लिए, हाँ सीयूईटी के लिए तो लाइफ साइंसेज की बुक के साथ आईएफएस की एक इंस्टीट्यूट है, उनके यूट्यूब चैनल पर ना एक टेक्निक्स का प्लेलिस्ट है। वो प्लेलिस्ट पूरा देखना है, जरूर देखना है उसको। तो वो प्ले के नोट्स भी बनाने हैं, तो वो सीयूईटी में बहुत हेल्प की है उसने मेरी। ठीक है, चलो अब बच्चों के जो डाउट्स हैं हम वो ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स में एक बच्चे का चैट बॉक्स में मैसेज आया है, आप देख सकते हैं। बाकी बच्चे अपना डायरेक्ट हैंड रेज लेके और हमसे बात कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप अपना अनम्यूट करिए, और अगर एक साथ ज़्यादा अनम्यूट होंगे तो हम सीक्वेंस वाइज सबसे बोलेंगे। नवनीत का मैसेज आया है, विच सब्जेक्ट टू ड्रॉप इन थर्ड ईयर, आई एम कंफ्यूज्ड एज आई एम गोइंग टू डू मास्टर्स इन लाइफ साइंस एंड जूलॉजी। सो विच सब्जेक्ट टू ड्रॉप, केमिस्ट्री और बॉटनी, किसको छोड़ देना चाहिए? जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँ, अगर आपका टारगेट कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है, तो बीएचयू की डिमांड रहती है कि आपका बीएससी के अंदर केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपके साथ होना चाहिए था, तभी आप बीएचयू में एलिजिबल है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपको जूलॉजी में कभी आगे जाना है, कोई या ये नहीं कहेगा कि बॉटनी आपके पास बीएससी में होना चाहिए था, केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, ये काफी जगह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हो जाता है। तो नवनीत, या आपको फिर यहाँ पे केमिस्ट्री को ही चूज करना चाहिए ताकि आप आगे कभी किसी एग्जाम में ना फंसो। यस यस यस। और एलिजिबिलिटी, बाकी किसी और बच्चे का कोई ये डाउट? टॉपिक लॉन्ग लास्टिंग याद रहे। टॉपिक्स लॉन्ग लास्टिंग याद रहें, इसके लिए क्या करना होगा? रिवीजन के अलावा, रिवीजन के अलावा मेरे पास एक ट्रिक है टॉपिक्स को लॉन्ग लास्टिंग याद रखने का। वो है कि फनी लगेगा सुनने के लिए लेकिन इफेक्टिव है, वही कि टॉपिक्स को गाने बना लो। ठीक है, उसको गाते चले जाओ। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप बुक उठा के बैठोगे टेबल के ऊपर और उसको रिवाइज करोगे। टॉपिक्स को अगर आपने एक्चुअली में लॉन्ग लास्टिंग याद रखना है, और अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में सीरियस भी हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब चलते फिरते जा रहे हो ना कहीं पे, तब आप सोचो कि आज मैं क्या पढ़ के आ रहा हूं। ठीक है, उस चीज को स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करो, तब आपके याद हो जाएगा। उस चीज को गाना बना के याद करो, ऐसे गाने लग जाओ, तो हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। तो यही है, बार बार मतलब उसको अल्टीमेटली या तो कॉपी से रिवाइज करो या फिर उसको गाना बना के रिवाइज करो, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। हाँ बस उसका हाँ, हम तरीका बुक खोल के बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बुक खोल के बार बार रीड करते रहते हैं, हमें लगता है कि हमारा तो याद नहीं हो रहा, हमने 5 रिवीजन ले ली। कभी उस बुक को बंद भी करके उस बुक से दूर जाके भी तो देखो कि अब मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं। हाँ, तो रिवाइज के हर बाद टॉपिक के दूसरा साथ ऐसा तरीका करो। है,
रिकॉल, और रिकॉल होता है हम्म। विदाउट बुक, क्योंकि बुक खोलते हो जब पन्ने पलटते हो, हाँ ये भी आता है ये भी आता है, पन्ने बंद होने के बाद अब हाँ, कितना आता है वो भी तो पता होना चाहिए। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी सर, एंड इज एनसीईआरटी कंपलसरी और नॉट? देखो अगर 2 मंथ आपका, अगर टू आपके भी 2 मंथ्स बचे हैं एग्जाम के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा ये क्वेश्चन अभी आना चाहिए, क्योंकि अब तक तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब तक तो एनसीईआरटी तो बहुत ही बेसिक था। एनसीईआरटी कंपलसरी है, यस, ठीक है, लेकिन उसी को तो सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपके 2 मंथ्स बचे हैं, तो अभी एनसीईआरटी तो शायद आपका हो चुका होगा। अभी आप थोड़ा एडवांस पढ़िए, ठीक है, अपने मॉड्यूल्स पढ़िए, और जो वीडियोस हैं उनको आप रिवाइज कीजिए। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, बस इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कीजिए। हर चीज जो टीचर्स बोलते हैं वो मत नोट कीजिए। वो नोट पहले आप ये जो बुक है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये एक बार आप लगाओ। ये आप लगाओगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों के नोट्स बनाओ ना आप जाके, और नोट्स के अंदर ना एक्सेप्शन जरूर लिखो, ठीक है। एक्सेप्शंस अगर आप लिखोगे, क्योंकि एक्सेप्शंस पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन पूछती है। तो एक्सेप्शंस अगर कहीं पे आता है टॉप, कहीं पे किसी भी टॉपिक के अंदर, तो उस चीज को जरूर हाईलाइट करो। यही होता है, जैसे अभी जैसे जो पूरे एक साल से प्रिपरेशन करते हैं उनको तो थोड़े डिटेल नोट्स बनाने का टाइम होता है कि बुक उठाई, लाइन टू लाइन उस चीज को किया, उस चीज का एज समराइज लिखा, एग्जाम्पल लिखे, उसके आपने प्रैक्टिस यस क्वेश्चन किया, यस आपने यस। वो लिख लिया, बहुत कुछ होता है। पर लास्ट के 2 महीनों में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपने जैसे एक तो पूरा एनसीईआरटी, जैसे बच्चों का यही आता है मैम, एनसीईआरटी इज इनफ और एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, पाथ फाइंडर इज इनफ और पाथ हाँ फाइंडर इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट या तो सब हाँ कुछ है या कुछ नहीं है। तो सबका अपनी जगह अपना रोल है। एनसीईआरटी का ये रोल है हाँ। कि आप जब भी कोई एमएससी एंट्रेंस देखोगे तो आपको 50 या 60% चीजें अपनी बेसिक्स ही मिलती है, तो बेसिक चीजों को करना है। एनसीईआरटी हम बोल देते हैं पर ऐसा नहीं है आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी तो आप कर हम्म लोगे। वो तो एक टचअप है कि ये टॉपिक है। एनसीईआरटी की जगह लाइक एलन के मॉड्यूल, आकाश के मॉड्यूल, या फिर कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल वो करने चाहिए, क्योंकि उनमें सीधी सीधी तरीके से चीजें दी रहती हैं। अब बच्चे कहेंगे हमारे पास तो मॉड्यूल नहीं है, अब वो एक अलग से फिर से टेंशन लेके बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, मॉड्यूल नहीं है, यूट्यूब पे हम्म। इतनी सारी वीडियोस, अलग अलग चैनल, जैसे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं। टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन करती थी, तो जो एक चैनल मैं यहाँ रिकमेंड करूंगी अगर किसी बच्चे को यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक नीला बकोरे नाम से मैम है, नीला बकोरे, और वो पूरी ऐसे हम्म 11th की 12th की लेक्चर्स बना के रखती थी। तो ये उन चीजों को मैंने 2x हम्म। की स्पीड पे देखा। पहले मैंने देख लिया था कि यहाँ पे 40 हाँ। वीडियो है, 40 वीडियो, एक वीडियो 20 मिनट की है, एक 10 की है। अल्टीमेट मैंने एक आइडिया लगा लिया कि पूरा सेल बायो अगर यहाँ 20 वीडियो हैं, 20 वीडियो अगर 20-20 मिनट की हैं, तो मतलब मेरे को 300 से 400 मिनट है। इसको मैं 1.5x करूंगी मतलब, या 2x करूंगी तो मतलब 200 मिनट। 200 मिनट को मैं अगर आवर्स में डिवाइड करूंगी मतलब मेरे 3.5 घंटे। और 3.5 घंटे मतलब क्या मैं एक हम्म। दिन में दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकती हूँ। एकदम से स्पीड की 2x, वीडियो देखी, छोटे छोटे नोट्स बनाए और फिर रात को रिवाइज किए, अगले दिन यूनिट खत्म। तो ये स्ट्रेटजी हम्म। होती है हाँ अल्टीमेटली। एनसीईआरटी की। हाँ, अभी अगर एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, तो रितु अट्टेवाल एक मैम है, अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं, उनके वन शॉट लेक्चर्स है, वो आप लगा सकते हैं। हाँ, तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, तरुण सर, पीडब्ल्यू, रितु मैम, इसके अलावा हम्म गरिमा गोयल, नीला बकोरे, या फिर बायोलॉजी मेंटर्स, बायो मेंटर्स क्लासेस, मतलब बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो आप किसी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे या कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स के पास ऑप्शन ना हो, पर बायो का ये तो सुख है कि आपको यूट्यूब पे हाँ, इजिली सब चीजें मिल रिसोर्सेज जाती हैं। बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज आर देयर, ठीक है, तो वहां से आप अपनी हेल्प ले सकते हो। अदरवाइज वही होता है कि नहीं वहां से जम रहा मैम, वहां तो हम अपना पूरा 1 से 2 महीना वेस्ट कर देंगे, बेसिक ही हम्म होगा और उसमें भी नहीं पता कि किस पैटर्न में चीजें आनी है। तो अल्टीमेटली मैंने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें मैं आप जो भी बच्चे अभी ऑलरेडी ज्वाइन है उनसे बात भी कर सकते हो। पूरा बेसिक वहां पे होता है, और वहाँ पे पूरा एडवांस भी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको देखने को मिलती है। तो आप ये भी है कि लगता है कि ये चैनल है स्पेसिफिक मेरे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, बॉटनी, हम्म। जुलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक्स भी करा देगा, एडवांस भी करा देगा, क्वेश्चन भी करा देगा, जनरल एप्टीट्यूड भी करा देगा, तो फिर क्यों इधर उधर जाना, यहीं से कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पीयूसी? पीयूसी और
पीयूसीईटी एग्जाम, मैं तो कहूंगा अगर पीयूसीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिंह पांडे जैन को रेफर कीजिए। क्योंकि पीयूसीईटी का जो एग्जाम है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो लोअर बॉटनी से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। जी जी। ठीक है, तो सिंह पांडे जैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीयूसीईटी। हाँ, मैंने जैसे एक तो पीयू सेट में पहले ये होता था कि 2014 से लेके 2019 तक जो बेसिकली एग्जाम थे, उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट होते थे और बच्चों को क्या है, पेपर नहीं मिलते थे। ऐसे ही मेरे चैनल की भी शुरुआत हुई थी, जब मैं मेरी प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी पेपर नहीं मिला। और जैसे कि हिशम ने बताया कि अगर कोई बच्चा मैम का स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आप उनसे बात करोगे तो ऐसे ही लगेगा हाँ, कि आप उनके ही स्टूडेंट हो। तो ये मेरा नेचर एग्जैक्टली। स्टार्टिंग से ही है। मैं बैचलर फाइनल ईयर में थी, मुझे पेपर मिले, तो मेरा स्टार्टिंग से मेरे फ्रेंड सर्कल भी यही कहते हैं कि मतलब और कुछ हो ना हो, समाज सेवा जरूर करनी है पूजा को। हाँ। तो फिर मैंने नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। आप जो काम कर रहे हो या आप नहीं जानते शायद आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली मैं वही चीज बता रहा हूँ ना कि पैसे देके ही हर इंसान गाइड करता है, आप उसके बिना भी गाइड करते हो। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बच्चा जब पूछता है टीचर से ना कि मैम ये बता दीजिए, ये बुक बता दीजिए, ये चीज मैं कहाँ से करूँ, ये डिफिकल्टी है, तो वो बहुत परेशान होता है मैम। और वो परेशानी लेके आपके पास आया होता है, तो आप उसको सोल्यूशन देके भेजते हो। ये बहुत बड़ी बात है मैम। मैम आप हैं तो ओहो ये सारे बच्चे मेरे कोर्स में हैं अभी, जो ऐसे ऐसे मैसेज कर ओके। रहे हैं। जो कोर्स में हाँ। नहीं हैं वो भी करते ही ऐसे मैसेज If अभी। someone doesn't want to go for higher studies in PhD, and all, what are the other options we can go for after MSc? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है, जब भी हम किसी को, ये सब एमएससी बॉटनी वालों का सबकी कहानी यही है। हाँ। जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई पूछता है क्या करना है, हम बोलते हैं कि एमएससी बॉटनी करना है, या फिर बोलते हो कि क्या करना है यार, एमएससी बॉटनी कर रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि क्या कोई, ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, इसका कोई स्कोप नहीं है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा था, लेकिन मुझे एक्चुअली टीचिंग में आया था, इसलिए मुझे एमएससी बॉटनी चूज मैंने एमएससी बॉटनी चूज किया था। और यहाँ आने के बाद पता चला कि एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं एमएससी बॉटनी के बाद। ठीक है, हमारे जो एलुमिनाइज हैं डिपार्टमेंट से निकले हुए, ठीक है, वो टीचिंग के अंदर हैं। ठीक है, आकाश इंस्टीट्यूट जैसे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में टीच कर रहे हैं, कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना नर्सरी ओपन किया है। ठीक है, एक स्टूडेंट मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो एंड कल्टीवेट करके बेच रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू जो हाइड्रोपोनिक्स का प्रोजेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू प्लांट्स कैसे ग्रो करना है उसके प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। और जो अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था ना, आपने, जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका जो पार्क है, ठीक है, उसके अंदर जो प्लांट्स लगाए गए हैं, ठीक है, किस स्ट्रक्चर में कौन से प्लांट लगाए जाएंगे, कैसा अरेंजमेंट होगा प्लांट्स का, इसके टेंडर्स निकलते, करोड़ों के टेंडर्स निकलते। वो टेंडर्स कौन लेगा? हम बॉटनी वाले तो लेंगे। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि बॉटनी में या फिर रिसर्च है या टीचिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है, हम खुद एक्सप्लोर नहीं करते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉटनी के अंदर बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ डिस्क्राइब किए, हाँ, बट इन द ऑप्शन फ्यूचर इफ यू बहुत वांट टू होते हैं। आस्क मोर आई जैसे कैन डिलीवर दैट एज वेल। मैं बच्चों को बहुत यही है। कहती हूँ कि आपको इसके लिए अलर्ट होना पड़ेगा। ये नहीं है कि कल एमएससी की क्लास है, बस सोते सोते हाँ हाँ क्लास ले ली, क्लास लेते ही फिर सो गए। ये सोने से काम नहीं चलता। हम्म। इसमें आपको अपना लैपटॉप, अपना फोन लेके चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। एक्सक्यूजेस आते हैं, मैम लैपटॉप नहीं है, मैम कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्या करना चाहिए, मैम इस चीज की हम्म। नॉलेज नहीं थी। नॉलेज किसी को नहीं होती ना, मुझे मेरे टाइम में थी। मुझे जॉब मिली, हम्म। मैंने यूट्यूब पे डाला। मेरे क्लास के बच्चे कहते थे हम्म। तू पागल है, तेरे कॉम्पिटिटर्स खुद ही बढ़ा रही है, तेरे को चीजें मिल गई, पढ़ के और हम्म। चलो आगे। पर हमें क्या करना हम्म। है वो हमें एक रहना चाहिए, मतलब अंदर में गिल्ट नहीं हाँ। आना चाहिए। आप मतलब गए किस चीज में, जो 2 साल आपका है वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने बस अपनी प्रायोरिटी ये रखी कि मुझे एमएससी में मेरा क्लास का टॉपर बनना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, या फिर मुझे साइड में भी कुछ कुछ करना है। तो वो अल्टीमेटली आप पे हाँ। डिपेंड करेगा। काफी सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे पूरे हम्म। हम सड़कों पे बीच में जो सड़क पे प्लांट देखते हैं, अल्टीमेटली ये शायद कोई हम्म। यूपीएससी के पेपर के थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, वहां से आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। बट अल्टीमेटली उसमें या तो एग्रीकल्चर वाला चाहिए या बॉटनी वाला। जूलॉजी स्टूडेंट्स हम्म। भी यहाँ पे हैं कोर्स में, वो सोच रहे होंगे हमारे लिए कुछ बात ही नहीं कर रहे। ऐसे जैसे बॉटनी की बात है वैसे ही जूलॉजी की बात है, ऐसे वैसे zoology के अंदर भी है। ह्यूमन जेनेटिक्स। आपको ये है हम्म। एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लोर में क्या होता है, जब मैं भी कॉलेज में थी
तो टाइम टू टाइम टीचर्स कुछ भेजते रहते थे कि ये सेमिनार है, वो सेमिनार है, हुँ, 1 घंटे का ये कॉन्वोकेशन है, किसमें कुछ है, किसी कहीं पे कुछ है, तो हम आधे से ज़्यादा चीज़ें टाल देते थे कि यार ये पकाएगा, हाँ, अंग्रेज़ आ गया यहाँ पे छोड़ो। तो वो जो यस। थोड़ी बहुत आपकी मीटिंग करवाई जाती है, तो उनको आपको करना चाहिए ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें। प्लांट हुँ। बायोटेक के बारे में कुछ इन्फॉर्म करिए, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है। प्लांट बायोटेक में भी आपको अप्लाइड चीज़ों में आगे जाना पड़ता है। बाकी आप हिशम कुछ बताना चाहो तो आप बताओ। मेरा कोर बॉटनी के अंदर ही है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट। रिसर्च प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का फॉरेन में रिसर्च का बहुत मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट जर्मनी है, दैट इज द टॉप मोस्ट बायोलॉजी इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वहां पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो फ्यूचर को चेंज करने करेंगे जो लोग। ठीक है, फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स को जो लोग हैंडल करेंगे, जो सॉल्व करेंगे, वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से आने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये ये सब बीटी कॉटन वगैरह जो बना हम्म। रहे हैं, ये पर जीएमओज बना रहे हैं, ये लोग कौन लोग बना रहे हैं? हम ये बायोटेक्नोलॉजी से तो आ रहा है। पर इसमें इंडिया में स्कोप कम है। अगर कोई ऐसा है जिसकी फैमिली उसको अब्रॉड भेज सके तो वो ज़्यादा जाए। इंडिया की अगर स्कोप की मैं बात करूँ तो या तो सिंपल सब्जेक्ट लाइक बॉटनी जूलॉजी या फिर कोर सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ज़्यादा ऑप्शन रहता है। उसमें भी जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक लिया हुआ था। सो वो उनको था इंडस्ट्री में हम जॉब करें। इंडस्ट्री में जो बच्चा जॉब प्लांट करता है बायोटेक्नोलॉजी में, हाँ जी मैम, मिल प्लांट जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल स्कोप बहुत ज्यादा है। और इवन मैं कहूंगा कि जैसे हम बोलते थे ना कि अगर आप आपके पेरेंट्स बाहर जाना अलाउ नहीं करते, तो शायद बच्चों की तरफ ऐसा मैसेज आता है कि इफ वी कांट अफोर्ड टू गो फॉरेन, मे बी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। एक एक फेलोशिप होता है, उसको बोलते हैं रामालिंगम फेलोशिप। वो अगर आपको मिल जाता है तो आप फॉरेन के अंदर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ोगे और पीएचडी करोगे। ठीक है, और आपको उसके लिए फुली फंडेड सब कुछ, रहना खाना आपका सब कुछ वो उनकी तरफ से होगा। रामालिंगम फेलोशिप आप सर्च कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो तो आप इससे ऐसा स्कॉलरशिप का फाइनेंसिस नाम को लेके कभी, हाँ, हाँ उदास नहीं होता। हम्म। मैं कह रही हूँ बच्चों को कि हाँ आप जी। स्कॉलरशिप का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी काफ़ी अलग अलग हाँ। फेलोशिप होती हैं जो हमें जैसे पता नहीं होता। पर वही है, एक जैसे यूट्यूब पे चैनल है टीचिंग पाठशाला, ज्योति कुमारी मैम हम्म। का है। पर वो वैसे बेसिकली पढ़ाते हैं पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड। पर कभी भी कोई भी स्कॉलरशिप के बारे में आता है तो यूट्यूब चैनल्स जहाँ अच्छे अच्छे हैं उनको फॉलो करिए, आपको अपने आप ही अपडेट मिल जाते हैं कि दिस स्कॉलरशिप इज ऑन गोइंग और इसका क्या क्या बेनिफिट है। रेस्ट आप अपने एंड से भी थोड़ा मतलब नहीं भी पता है ऐसे सर्च कर लो कि एमएससी के लिए स्कॉलरशिप या आगे पीएचडी प्रोग्राम में बायोटेक की फॉरेन में जाना है स्कॉलरशिप, मतलब नॉर्मल हिंदी में भी आप कुछ बोल के देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे समझ आती हैं। तो अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा रहता है कि अलर्ट रहना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जितना एक्सप्लोर करोगे डेली कुछ ना कुछ नया जानने को ही मिलेगा। ठीक है। एक साक्षी पूछ रहे हैं कि लाइफ साइंस और जूलॉजी कौन सा बेस्ट है। बेस्ट अपने आप में दोनों ही होते हैं। स्कोप की बात करें हम्म। तो मेरे अकॉर्डिंग जूलॉजी लेना ज़्यादा ठीक है एज ए कोर सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे अगर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट की बात करें तो अगर टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जूलॉजी का ऑप्शन ज़्यादा रहता है। अगर सैरी कल्चर इन सब में जाना है तो या तो स्पेसिफिक उसी फील्ड में आपका हो या फिर पूरा जूलॉजी आपको आता हो। लाइफ साइंस तो मतलब इसमें तो फिक्स ही नहीं हुआ, बॉटनी भी आ गया, जूलॉजी भी आ गया, सब आ गया। तो सारी हम्म। चीजें आ गई। ऑप्शन इसमें भी हो सकता है, अगेन आपको फिर ढूंढना पड़ेगा अपना कि मुझे कहाँ जाना है। बाकी किसी हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो इटली से उनका रिसर्च है। ठीक है, इटली स्पेन हर साल जाके वो रिसर्च करके आते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही, इवन स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स ऑफ एमएससी, बताया था कि देर इज नथिंग लाइक अ स्कोप। स्कोप जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, उस कोई भी फील्ड पकड़ लो, उसके टॉप पे चला जाओ। ठीक है, तो आप वहां के किंग हो, आप वहां के राजे हो, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप फील्ड बहुत अच्छा चुन रहे हो, उसमें एवरेज परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा मत करो। फील्ड वो चुन लो जिसमें आपको, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, कि मुझे लाइफ साइंस पढ़ना इंटरेस्टिंग लग रहा है या जोलॉजी पढ़ना इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, वो कर लो। अगर जोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है। आपकी आवाज चली गई। तो यही है कि इंटरेस्ट जिस चीज में होगा उसमें आप अपने आप ही स्कोप बना देते हो, क्योंकि इंटरेस्ट है तो अपने आप स्किल्स आएंगी, स्किल्स होगी तो नॉलेज होगी।
नॉलेज होगी तो अपने हाँ। आप पता होगा कि मैं इस प्रोफेशन में क्या कर सकता हूँ। जैसे इसी से मुझे याद आया कि बेसिकली बच्चे कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस करें नहीं करें, आगे जाके स्कोप है या नहीं है। तो स्कोप है तभी वो हुँ, सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट है तभी आगे जाके एग्ज़ैक्टली। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी क्वेरीज होती हैं, वेदर फोरकास्टिंग, अब कहाँ पे कितना पोल्यूशन है कहाँ नहीं है, मतलब हर एक चीज का अपना अंदर जाके फील्ड है। इन जनरल जैसे यूट्यूब पे हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन चीज बॉटनी जूलॉजी, वो डेप्थ वाली चीज हम क्यों नहीं करते? हुँ, क्योंकि जैसे 11th 12th के बच्चे का आपको पता होगा, मुझे स्टार्टिंग में हर कोई कहता था कि कहाँ ये एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में तुम आ गए, 11th 12th को पढ़ाओ, नीट के बच्चे होंगे, कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स जोन ज्यादा हो जाता है। जहाँ बॉटनी के मुझे सिर्फ 100 बच्चे मिले, वहां पे मुझे नीट के 10,000 बच्चे मिल सकते हैं, पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है, ये हुँ, वो। तो वैसे ही अब बॉटनी से हटके मैं बिल्कुल अंदर डेप्थ में आऊं कि मुझे बस ये है एनवायरमेंट साइंस में आना है, तो वहां पे मेरे और स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। तो वो क्राइटेरिया कम हो जाता है। और यूट्यूब पे यही है, अगर मतलब कोई चीज 1000 बच्चों के लिए फायदेमंद है तो हमें पता चलता है कि वहां बस 100 बच्चे ही पहुंच पाए। तो इसीलिए कंपैरेटिवली स्पेसिफिक हुँ। चीजों की यूट्यूब पे नॉलेज कम है, पर जहां भी आपको मिल जाए, चाहे उसके फॉलोवर 100 हो, 200 हो, 300, उसको फॉलो करो और उससे अपनी नॉलेज को लेने की कोशिश करो। बस हाँ, अल्टीमेटली बी ऑन द टॉप हाँ, कोई भी फ़ील्ड हो। डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए और इस हाँ। पर्सन को पता है तो मुझे अब इसका खून पी लेना है। मुझे बस पता होना चाहिए। There is a question, is it necessary to be a UG topper to get better college in MSc? तो ऐसा उन यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीएससी के मार्क्स को देखती हैं। कॉमन बात है, फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है वो आपकी बीएससी के मार्क्स को कंसिडर करती है, वो तो इवन आपके 12th क्लास के मार्क्स को भी कंसिडर करती है। ठीक है, तो यू हैव ऑब्वियसली यू हैव टू बी ऑन द टॉप, ठीक है, और वन ऑफ द टॉप मोस्ट, ठीक है, टू गेट इनटू दोज यूनिवर्सिटीज। बट एज फार एज द सीयूईटी इज कंसर्न, अभी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सभी सीयूईटी के अंडर आ रही हैं, तो वहां पे टॉपर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव अ गुड मार्क्स एंड नॉलेज इन द सब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में आप कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहोगे हिशम? और बाकी कुछ बच्चे और पूछना चाहते हैं तो जल्दी से फिनिश करिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी डन विद 60 मिनट्स। सो अब चाहते हैं हम कि हाँ, लास्ट बस बहुत हो किया गया। जाए। हाँ। तो आप अपनी हाँ, एंड से कुछ समराइज करना चाहते हो, कुछ बच्चों को कहना चाहते हो तो जरूर कहिए। क्वेश्चंस अगर हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, और मे बी मैम विल शेयर द लिंक या एंड या। तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे हिशाम चौहान के ही नाम से, कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, बट आप इंटरेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट पुणे यूनिवर्सिटी एंड द डिपार्टमेंट एंड रिसर्च में क्या चल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक वहाँ है। पे, और मे बी ऑन माय सेम वीडियो मैं इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, जिसमें डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, हाँ। इनके चैनल का लिंक, हम्म। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो भी बच्चा बाद में हम्म। इस चीज़ को देख रहा है, वो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना। ठीक है, हम्म। काफ़ी अच्छा लगा बात करके। लास्ट में 1 मिनट और मैं देना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कि आप लोगों को कुछ और पूछना है, कुछ कहना है, कोई और डाउट है। अल्टीमेटली यही है, अब गोल आपका है तो डेडिकेटेड आपको होना पड़ेगा, प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेंगी, टाइम भी आपको ही निकालना पड़ेगा, एग्जैक्टली। और प्रिपरेशन भी आपको ही करनी पड़ेगी। हम जो हैं आपको गाइड कर सकते हैं, इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अब कोचिंग रन करते हैं तो साथ में नॉलेज, एक पूरा पाथ कि यहाँ ऐसे करो यहाँ वैसे करो। तो हर एक चीज़ ये है एग्जैक्टली। कि हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अब मान लो मैंने क्लास करा दी, मैंने कंटेंट दे दिया, पर बच्चे उस पर रिप्लाई नहीं दे रहे कि मैम मैंने ये चीज़ कर ली, मैंने नहीं की, या आप खुद अपनी तरफ से डेडिकेटेड नहीं हम्म। हो, तो कोई कोचिंग भी आपको फिर टॉपर नहीं बना सकती। टॉपर आपकी खुद की डेडिकेशन ही आपको बना पाएगी। ठीक है। एग्जैक्टली। ओके। मेरे मदर एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो एक बार राही बनो, आप राह पे निकलो, ठीक है, मंजिल की टेंशन मत लो कि वो मिलेगी या नहीं, आपका काम है चलना, ठीक है, चलते रहो, चलते रहो पहुंचोगे और जरूर। खुद सीखते रहो अपने आप ही इन द एंड। इसमें लास्ट में अगर बच्चे अगर वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो मैं हम्म। अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में जब मैं मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, पर जो चीज़ मुझे मिली मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया तो अपलोड कर दी। तो मेरे साथ वाले अगेन वही कि हम्म। कंपटीशन बढ़ा रहे हो, खुद का नहीं होगा। और अल्टीमेटली वो 6 महीने ही मेन होते हैं जिसमें हमें खुद को टाइम देना होता है, पर मैं ऑडियंस को दे रही थी। जो मुझे चाहिए था उस टाइम मेरा था कि हम्म। मुझे पीयू का बहुत करेज था,
तो वो नहीं मिली, पर मुझे ये था कि अंदर में 1% भी रिग्रेट नहीं था, नहीं मिला। मुझे ये था कि मतलब बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट होके मैंने 30 से 40 बच्चों का सिलेक्शन करा दिया, जिनके मैसेज आ रहे थैंक यू सो मच, योर वीडियोस हेल्प अस हुँ, अलोट, आपकी गाइडेंस हमें बहुत काम आई। तो मेरा वो वहीं से हो गया था कि बनना है तो टीचर ही बनना है और इसी फील्ड में गाइड करना है, हाँ, बाकी जहाँ मिले एक्सप्लोर करना है। तो खुद को खुशी ऐसा मिली। ही ऐसा ही कुछ स्टोरी मेरा भी है। मेरा मेरा जब क्लास 12 चल रहा था, तब मुझे पढ़ाने का इतना ज्यादा क्रेज आ चुका था कि उस टाइम मैंने अपनी एक एकेडमी स्टार्ट की थी, जीनियस एकेडमी। ठीक है, क्लास 12th में था और 9th 10th 11th को मैं बायोलॉजी, साइंस एंड बायोलॉजी पढ़ाता था। मेरे साथ वाले बोलते थे कि तू खुद तो पास नहीं है, तू पढ़ाने पहले चला गया। लेकिन मैंने नहीं सुनी उन लोगों की बात और पढ़ाता चला गया, जिसकी वजह से ठीक है मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, स्किल्स डेवलप हुए। ठीक है, जिनकी आज भी बच्चे तारीफ करते हैं। हम्म। ठीक है। तो यही है, हर एक चीज जिसमें आपका मन लगता है, तो मन लगेगा तो आप अल्टीमेटली उस चीज को बेहतरीन करोगे, और हर एक चीज कुछ ना कुछ आपको हाँ। सिखा के जाती है। कॉन्फिडेंस तो हमेशा आता ही आता है, साथ में 10 बातें आप उनसे सीखते हो और हुँ, 10 बातें वो आपसे सीखते हैं। तो टीचिंग जो है, और जो मोटिवेट करना किसी चीज को, किसी को गाइड करना, वो एक लर्निंग प्रोसेस ही होता है, हुँ, जिसमें आपको लगता है कि आपको सामने वाले से कुछ थोड़ा सा ज्यादा आता है, इसीलिए आप उनके सामने हो। पर सामने वाले का क्या क्या डाउट आ सकता है, क्या क्या वो किस तरीके से सोच सकता है, वो अपने डाउट से हमें और सिखाता है। कि जैसे मान लो मैं एग्ज़ैक्टली। अभी नीट का भी पढ़ाती हूँ, मैं एमएससी एंट्रेंस का भी पढ़ाती हूँ। तो काफी बार लगता है कि ये चैप्टर तो हमें ऐसे चुटकियों पे याद है, बच्चे हमारी चुटकी को ऐसे एग्ज़ैक्टली। कर देते हैं, ऐसा कुछ पूछ लेंगे लगेगा अच्छा ऐसा भी कोई पूछ सकता है। हाँ। तो उस पे हमें फिर वर्क करना पड़ता है। तो यही चीजें हैं, जिस फील्ड में घुस जाओ वो आप अच्छा करो। अभी कुछ बच्चे मुझसे हुँ, बीएड के बारे में पूछते हैं, अब मैंने कभी बीएड का प्रिपरेशन अगर किया ही नहीं तो मैं कैसे गाइड करूंगी। सो हुँ, मैं क्लियर की आई एग्ज़ैक्टली, डोंट नो अबाउट दिस। तो जहाँ ना करना चाहिए वहां ना करो, जहाँ हाँ करना चाहिए वहां हाँ करो। एग्ज़ैक्टली। जिस चीज में आपको जाना है उसकी डेप्थ में जाओ, क्योंकि सब कुछ भी आप नहीं कर सकते, और ये भी नहीं है कि एक बार में कुछ कर नहीं सकते। स्टार्टिंग में एक चीज को पकड़ो, अच्छा बनो, देन फिर दूसरी चीजों में एक्सप्लोर करो। ये नहीं है हैंडीकैप भी नहीं होना बस उसी एक चीज में, कि बस हाँ हो एग्ज़ैक्टली। गया तो हो गया। ठीक है, सो एंड करते हैं सेशन को। या काफी अच्छा रहा, बच्चों को भी यस मैम। काफी अच्छा थैंक लगा। यू सो मच फॉर इंटरैक्शन। अंत में यही कहूँगा कि बच्चों को जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने कोशिश वालों करने की वालों की हार कभी नहीं हार नहीं होती। होती। ओके, तालियां। आपके लिए मैम, आपके लिए। सबके लिए तालियां। जो बच्चा, जो पर्सन हाँ, चाहता है कि मैं किसी को अपने एंड से थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ, तो वही होता है। ओके, चलो अच्छा लगा इस मीटिंग से। 2 बच्चों का, 10 बच्चों का, जितने का भी भला हो जाए, हमारी यस मिशन मैम। बनना सक्सेसफुल हो जाएगा। एग्जैक्टली मैम। ओके, चलो फिर बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।